जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। हमने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वो था कैपेसिटर। कैपेसिटर के जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं मैंने उस वाली स्लाइड में पिछले वाले लेक्चर में दिए थे, और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट 2 लेक्चर में रहेंगे। आज के लेक्चर में भी न्यूमेरिकल रहेंगे कैपेसिटर के, और अगले में भी न्यूमेरिकल रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो कैपेसिटर कंप्लीट हो गया था। तो कैपेसिटर के आगे जो हम टॉपिक कवर करेंगे, तो आज हमारा टॉपिक कवर होगा जिसमें हम लोग कवर करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, फिर एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। चलिए तो कॉपी पेन निकालें और स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला लेक्चर। ठीक है, चलिए पहला हमारा टॉपिक लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होती है। तो एक्चुअल में पहले इसका डेरिवेशन हुआ करता था, लेकिन अभी इसका डेरिवेशन सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो हमें सिर्फ इसके फॉर्मूले जानने हैं कि एक्चुअल में एनर्जी कैपेसिटर में कितनी स्टोर होती है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, मैंने आपको बता रखा है। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका हम फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं कोई भी कैपेसिटर है, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। क्या लिखते हैं? U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C क्या होता है? C होता है कैपेसिटेंस और V है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये C और V के फॉर्म पे है पहला फॉर्मूला। इसको हम दूसरे 2 फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसी फॉर्मूले में क्या करूं, C की वैल्यू रख दूं। भाई C की वैल्यू क्या होती है, तो हम यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आया था Q इक्वल टू CV। अगर मैं यहां से C की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो क्या आता है? Q बाय V। ये आती है C की वैल्यू। तो मैं C की जगह लिख देता हूं Q बाय V ऐसे, और V स्क्वायर है वैसा का वैसा रखा। तो एक V से V कट हो गया, तो हमारा ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। लिखेंगे हाफ Q और एक V ऊपर बचेगा तो क्या होगा? हाफ QV। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आया। ये आया चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में। एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अगर मैं क्या करूं, ऊपर जो सबसे फॉर्मूला है ये, इसमें C की जगह C को C रखूं, V की जगह अगर मैं लिखूं, V की जगह लेके लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर V की जगह अगर लिखे हैं तो V को लिख सकते हैं Q बाय C। क्या लिख सकते हैं? Q बाय C। तो मैं यहां पे V की जगह लिख देता हूं Q बाय C होल स्क्वायर। होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बना हाफ, ऊपर बचेगा Q स्क्वायर, एक C से एक C कट होगा, नीचे क्या बचेगा? C। भाई यहां पे क्या है? C स्क्वायर है। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हुआ। तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हुआ जो कैपेसिटर में स्टोर होती है। तो 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले में से आपको एक फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो बाकी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हम 3 फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। स्क्रीन एक बार चेक कर लेता हूं मैं। आई थिंक सारी चीजें सही आ रही हैं। थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, मैं इसको एक बार सेट कर देता हूं, जस्ट मिनट। चलिए थोड़ा सा कैमरा मैंने सेट करा है वापस से, आई थिंक सही होगा, है ना। चलिए तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या नाम है हमारा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखेंगे, 1 मार्क्स में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अगला क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एक्चुअल में एनर्जी डेंसिटी जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की भी होती है। एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो नेक्स्ट मतलब आगे चैप्टर में आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिलहाल हम एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, वैसे ही हमारे पास एनर्जी डेंसिटी रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। वैसे जब एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसे लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू टोटल एनर्जी, इसे ऐसे लिख देते हैं एनर्जी
डिवाइड बाय वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। टोटल एनर्जी को आप यू से डिनोट कर सकते हो, अभी हमने पढ़ा था, और वॉल्यूम को वी से। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेते हैं, जैसे कि एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ सी वी स्क्वायर, चाहो तो हाफ क्यू वी भी लिख सकते हो या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम को क्या लिखे, तो यहां बात होगी एनर्जी स्टोर कहां हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर का वॉल्यूम लेंगे। तो कैपेसिटर का वॉल्यूम कैसे लें, एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, यही आएगा। कैपेसिटर अगर बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका वॉल्यूम लेना है, कैसे लेंगे, एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ए इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ को हाफ लिखा, सी को मैं लिख सकता हूं ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, ये हमारा होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कैपेसिटर की बात हो रही तो मैं क्या लिखूंगा, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। अब सोच रहे होगे ए के एप्सिलॉन 0 बाय डी क्यों नहीं लिखा, भाई के का मल्टीप्लाई कब होता है, जब मैं मीडियम की बात करता हूं। नॉर्मली हम मीडियम की बात नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो मैंने सी की जगह क्या लिखा, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, और वी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकता हूं, चाहो तो पोटेंशियल के फॉर्म पे भी रखो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख देते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिखा ई, और डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होती है, डी, तो मैंने ये लिख दिया ई इंटू डी। और डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था हमारा एरिया इंटू लेंथ, या जो भी हमने फॉर्मूले यूज करे हैं उस साइड में मेंशन कर देते हैं। जैसे क्या क्या फॉर्मूले दिए, तो वेयर कैपेसिटेंस हमने लिखा ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, और पोटेंशियल को लिखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ऐसे। ठीक है, साइड में फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं ताकि बार बार रिकॉल होता रहेगा, तो आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते। इसको लिखा 1/2, अगर ध्यान से देखें तो ये डी से डी कट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज नॉट, ये डी नहीं कट होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। भाई ऐसे होता है ना मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे बचेगा क्या, 1/2, ए ऊपर बचा है, एप्सिलॉन 0 हमारा ऊपर ही रहेगा, डी और डी का मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया हमारा, यहाँ ए लिख दिया, ये हो गया डी स्क्वायर, ऐसा। और यहाँ पे क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे। ये वन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि कैसे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब अगर देखें तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट हो गया, और ये एरिया से एरिया कट हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखें क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी आता है, ऐसा देखने को मिलेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो यूनिट क्या होती है इसकी, तो यूनिट हम यहां से नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट यूनिट यहां से ला सकते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर की, और ये हमारा फॉर्मूला हुआ एनर्जी डेंसिटी का। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें, जरूरी नहीं है कि ऐसे सॉल्व करें, ये सिर्फ मैंने सॉल्यूशन बताया कैसे करते हैं। एनर्जी डेंसिटी कभी ऐसे एक्सपेंड करके पूछा नहीं जाता है, बट अपने को प्रोसीजर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, आज के दिन का अगला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में बात कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब चार्ज हमारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाए। मान लेते हैं दो लोग हैं, एक बंदा है जिसके पास चार्ज है 100 कूलम या 100 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, और दूसरा है जिसके पास है 50, उसके बाद 50 इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास 100 है। अब दो लोग हैं आसपास बैठे हुए हैं, तो अगर दोनों जब तक कनेक्ट नहीं होंगे किसी वायर की हेल्प से, तब तक चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। मान लो दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया वायर की हेल्प से, अब क्या होगा, अब चार्जेस ट्रांसफर होंगे। कहां से कहां चार्ज जाता है, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो एक बात तो पक्की है कि दोनों बॉडी के चार्ज अलग अलग हो जाएंगे जब वायर से कनेक्ट करेंगे तब। अब अगर चार्ज अलग अलग हो गए तो पोटेंशियल का क्या होगा, तो चार्ज जब एक से दूसरी तरफ चलेगा तो कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों बॉडी के पोटेंशियल सेम हो ना जाए। जैसे दोनों बॉडी के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। हमें ये चीज देखना है। ठीक है, तो यहां मैं सबसे पहले क्या करूंगा, दो बॉडी लूंगा। पहले मैंने ले लिया बॉडी ए, मैं डायग्राम बना दूंगा, ये मैंने ले ली बॉडी ए, ये पहली बॉडी है। इसको मैं थोड़ा सा
दूर रखने का रीजन ये है कि अगर अर्थ के कांटेक्ट में रखेंगे तो इसका पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसलिए मैंने इसको अर्थ से थोड़ा इंसुलेटिंग पाइप, ये मैंने इंसुलेटर लगा रखा है, ये इससे दूर रखा। इसमें चार्ज दे दिया मैंने प्लस Q1 दे दिया। चार्ज कितना हो गया, Q1। अगर इसका चार्ज Q1 होगा तो इसका पोटेंशियल भी होगा, तो इसका पोटेंशियल हो गया V1। अगर चार्ज है, पोटेंशियल है, तो कैपेसिटेंस भी होगा, तो इसकी कैपेसिटी हो गई C1। और ये बॉडी कौन सी है, A। ऐसे मैंने एक और बॉडी ले ली दूसरी, ये ले लिया दूसरा। सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही रख देते हैं अर्थ से कुछ हाइट पे। ये इंसुलेटिंग मटेरियल, प्लास्टिक का पाइप लगा दो, रबर का लगा दो, लकड़ी का लगा दो, कुछ भी। अब इसके बारे में बात करें, इसको भी हमने प्लस चार्ज दे दिया। चार्ज अलग अलग है दोनों के ना। इसका चार्ज ले लेते हैं हम Q2, पोटेंशियल लेते हैं V2 और कैपेसिटेंस लेते हैं CS। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो चार्ज इसमें कितना है, पहले वाले में, तो ये अभी है जब हमने कनेक्ट नहीं किया है। इसको लिख देते हैं बिफोर कनेक्टिंग द वायर, बिफोर कनेक्टिंग। जब इसको हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तब की सिचुएशन कैसी है। तो उस केस में अगर मैं देखूं यहां पर कि इसमें चार्ज कितना है, तो चार्ज ऑन फर्स्ट वन मतलब Q1 की बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे, CV। ये होगा Q इक्वल टू CV। और सेकेंड वाले के बारे में बात करें, इसका चार्ज कितना है, Q इक्वल टू CV। ये हुआ बिफोर कनेक्टिंग द वायर। इनके बीच में जब कोई कनेक्शन नहीं है तो इसके पास चार्ज इतने हैं और इसके पास चार्ज इतने हैं। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को कनेक्ट कर देगा। जैसे दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा, पहली बॉडी बना दी, ये A, ग्राउंड से इसको कुछ हाइट पे रखेंगे, ये प्लस चार्ज इसमें दे दिया वैसे, और ये दूसरी बॉडी हो गई B। सेम डायग्राम बनाया और इसको चार्ज दे दिया हमने प्लस का Q2। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक वायर की हेल्प से जोड़ दूं। मैं क्या करता हूं, एक वायर लेता हूं और इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे, ये टेस्ट कर। अब क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ चार्ज हमेशा ट्रेवल करता है, इस बात पर ध्यान रखना। तो जब चार्ज ट्रेवल करेगा तो इससे इधर चार्ज गया या इससे इधर चार्ज गया, तो इसमें बचा कितना, तो इसमें जो चार्ज बचा वो मान लेता हूं Q1 डैश बचा, और इसमें जो चार्ज बचा वो कितना हो गया, Q2 डैश। मतलब आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज हमारे क्या हो गए, अलग अलग। तो यहां लिख लेते हैं कंडीशन आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग। दोनों को जब कनेक्ट किया तो चार्ज इधर से उधर जाएंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। तो पोटेंशियल इसका कितना हो गया, तो पहले वाले का पोटेंशियल हुआ V और दूसरे का भी हुआ V, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। अब अगर इसमें चार्ज देखें आफ्टर कनेक्टिंग तो कितना चार्ज हुआ, तो चार्ज इसमें अगर देखेंगे तो कितना आएगा, Q1 डैश। पहले यहां लैंग्वेज लिख देता हूं कि Q1 डैश Q2 डैश क्या है, तो यहां लिख देते हैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन of charges let Q1 dash and Q2 dash charges in body A and B, body A and B। हमने ऐसा ले लिया कि Q1 डैश पहले वाले बचेंगे और Q2 डैश दूसरे में। तो चार्ज कितना हुआ Q1 डैश और Q2 डैश, तो वैल्यू लिख लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं Q1 डैश इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, CV। और V कितना, V जो बचा इसमें पोटेंशियल। सेकंड वाले में चार्ज कितना बचेगा, Q2 डैश इक्वल टू CV। ये हो गया अलग अलग चार्ज। ये दो लाइनें आपको ध्यान रखना है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये चार्ज बचे। अब हम यहाँ पे प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को, एक मिनट इसको बॉक्स हटा देता हूं इसका, और ये वाले का नाम इसका इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसका इक्वेशन 2 दे देता हूं। दोनों डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 अपॉन में 2, दोनों डिवाइड कर दिया और ये आ गया हमारा अच्छा सा रिजल्ट। Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल टू क्या आया, C1 बाय C2। V से भी तो कट हो जाएगा, मतलब ये जो चार्ज बचेंगे इसको मैं डायरेक्ट बता सकता था वायर को कनेक्ट किए बिना। कैसे,
जो इनका कैपेसिटी का रेशियो आएगा उसी रेशियो में चार्ज बचेंगे दोनों में। पहली बॉडी और दूसरी बॉडी में जो चार्ज बचेंगे आफ्टर कनेक्टिंग द वायर वो क्या होंगे, दोनों के कैपेसिटेंस का रेशियो। तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख के आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब एक चीज और इसमें देखेंगे कि दोनों में पोटेंशियल जो बचा सेम जो आया, भाई इसका और इसका वोल्टेज सेम हो जाएगा, उसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। उसकी वैल्यू क्या है, तो कॉमन पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल V, इसको क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज कितना है दोनों बॉडी के, तो टोटल चार्ज तो भाई Q1 प्लस Q2 था, कितना था Q1 प्लस Q2, ये टोटल चार्ज था। भाई पहले एक में 100 थे, दूसरे में 50 थे, ऐड करोगे तो मिलेंगे तो 150, कुछ भी कर लो तो रहेगा तो वही। और टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। Q1 को मैं C1 V1 नहीं लिख सकता, देखो यार Q1 को क्या लिख सकता C1 V1, और Q2 को क्या लिख सकता C2 V2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, डिवाइड बाय C1 प्लस, ये आ गया हमारा। इसे कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉमन पोटेंशियल भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। एक बार वापस से मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूं, सारी चीजें कैसी हैं, सही आ रही। चलिए, अच्छा जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये टॉपिक आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक बार नोट्स बनाना, इनके सिस्टमेटिक नोट्स हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 12वीं क्लास में जितना है ना 12th में सिस्टमेटिक है, इतना ही है। इसको आप लोग ध्यान से नोट करते हैं। अगला टॉपिक, लॉस ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब एक चीज सोचो, अगर एक जगह से दूसरी जगह जब चार्ज ट्रांसफर होंगे तो कुछ तो एनर्जी लॉस होगी। लॉस क्यों होगी एनर्जी में, ये वायर लगा हुआ है, तो वायर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा। अब अगर ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो रजिस्टर बीच में लगा हुआ है, और रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। एनर्जी कंज्यूम करने का मतलब क्या हुआ, रजिस्टर करंट को रोकता है, चार्ज का अपोज करता है। जब चार्ज का अपोज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। चार्ज का जब अपोज होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे एनर्जी जो है हीट के फॉर्म पे रिलीज हो जाती है। मतलब फाइनल ये है, जब दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करोगे तो ये वायर कुछ समय बाद गर्म हो जाएगा। भाई वायर को हमने इसलिए थोड़ी लगाया तुम गर्म हो जाओ, हमने तो इसलिए लगाया ताकि तुम चार्ज को इधर से उधर ट्रांसफर कर दो, लेकिन तुम तो भैया अलग ही टेम्परेचर दिखा रहे, तुम तो गर्म हो गए। अब ये टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म पे रिलीज हुई। तो हमें वही बताना है कि एनर्जी कितनी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करें, याद सबसे पहला ये है, हमें ये पता होना चाहिए हमें करना कैसे। भाई दो हमने ऑब्जेक्ट लिए थे, तो जब कनेक्ट नहीं किया उस समय टोटल एनर्जी निकाल लो, और जब कनेक्ट किया उस समय टोटल एनर्जी निकाल लो, दोनों में डिफरेंस आएगा। अब वही डिफरेंस जो है क्या है, हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहां लिखेंगे बिफोर कनेक्टिंग द वायर, जब वायर को हमने कनेक्ट नहीं किया था उस समय की एनर्जी, यहां लिख लेते हैं बिफोर कनेक्टिंग द वायर, जब वायर कनेक्ट नहीं किया उस समय जो एनर्जी आएगी उसे लिखेंगे एनर्जी, इनिशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो यहां तो दो ऑब्जेक्ट थे, पहला और दूसरा, तो फर्स्ट वाले की जो एनर्जी होगी क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर, तो C1 V1 स्क्वायर। सेकेंड की होगी हाफ CV स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर। ये हुआ हमारा जब हमने दोनों को कनेक्ट नहीं किया था उस समय टोटल एनर्जी है। अब जब कनेक्ट कर दिया तब क्या होगा, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, कलर चेंज कर देते हैं इसका, अलग अलग थोड़ा दिखेगा, ये लिखा आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर। अब जब वायर से कनेक्ट कर दिया उस समय एनर्जी जो होगी उसे हम बोलेंगे फाइनल एनर्जी, क्या बोलेंगे, फाइनल। अब अगर कनेक्ट करने के बाद की बात करें तो एनर्जी फॉर्मूला तो वही हाफ CV स्क्वायर, बस V1 जो हो गया वो V हो गया। भाई दोनों के वोल्टेज क्या हो गए, कॉमन सेम एक जैसे, तो V लिख दिया। सेकेंड को लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ
C2V²। भाई पोटेंशियल तो सेम हो गया ना। अब दोनों में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? दोनों में से V कॉमन है, तो हाफ C1 प्लस C2, अच्छा हाफ भी कॉमन है, हाफ भी कॉमन कर लिया और V²। ये हो गया समीकरण नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या करा मैंने? हाफ कॉमन किया और V² कॉमन किया। ये इनिशियल और ये फाइनल। ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी? जो पहले थी। भाई बाद में तो लॉस हुई ना, तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा, फाइनल एनर्जी कम। मतलब अगर लॉस ऑफ एनर्जी लिखूं तो क्या आएगा? तो ये लिखा हमने लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। डेल्टा यू जो होगा वो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस होगा। एक्चुअली में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पास लिख रहा हूं, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा करनी और कुछ नहीं, दोनों सब्ट्रैक्ट करो और आंसर यहां से हम सॉल्व करेंगे। पहले इनिशियल की वैल्यू रखो, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस सेकेंड वाले को लिखो फाइनल की हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। ऐसे अब यहां क्या करें? अब यहां पे एक काम करो, V की वैल्यू रख दो। V क्या है? कॉमन पोटेंशियल, वैल्यू रखो और हाफ कॉमन करना हो तो कॉमन कर लो। मैंने हाफ कॉमन कर लिया, क्या बचा? C1V1² प्लस C2V2² माइनस इसको लिखा C1 प्लस C2। एक चीज का बस ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करना, स्टेप वाइज करना, आराम से सॉल्व होगा। जहां आपने जल्दी करी ना, 2-3 स्टेप एक साथ रखी, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा। V की वैल्यू क्या थी? तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये था हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अच्छा होल स्क्वायर में तो होल स्क्वायर ऐसे, या साइड में मेंशन करना हो तो मेंशन कर दो कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या यूज करा है, वेयर V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं ना, तो आप ये जरूर ध्यान रखें, कोई फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो साइड में उस फॉर्मूले को जरूर बता दें। होगा क्या उससे? फॉर्मूला लिखेंगे ना तो जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसको क्लियर रहेगा कि आपने क्या करा है। और उसको अगर ये बात पता चल गई कि आपको कई सारी चीजें आती हैं, तो भाई साहब वो आंख बंद करके चेक करता है, मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि बच्चा अच्छा है, तो वो जल्दी जल्दी चेक करेगा और नंबर देगा। सबके पास समय कम रहता है, चेक करना है, पैसे भी मिलते हैं कॉपी चेक करने के, तो आराम से फटाफट उसको निपटाता है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में कोई गलती करी ना, तो वो मान लेता है कि ये डबल है, डबल मतलब वीक है, और जहाँ वीक है तो वो उसी हिसाब से निपटाता भी है। आपने सही भी करा है तो उसको क्रॉस करेगा पहली बार, अभी अगर क्रॉस कर दिया तो उसको नंबर देने में दिक्कत आती है। तो इसलिए कॉपी साफ सुथरी लिखिए, लिखना है, ठीक है। जो फॉर्मूला जहां यूज हो उसे लिखो, ठीक। चलिए अब अगर देखें तो यहां से क्या हो गया, ये पावर कट हो गई। देखो C1 प्लस C2 की एक पावर है और C1 प्लस C2 की पावर 2 है, तो एक पावर इसकी कट हो गई, ऐसे लगा। अब बचा क्या? वो देखिए, ये बचा हाफ, ब्रैकेट में ये लिखा C1V1² प्लस C2V2² माइनस, ये तो कट हो गया, बचा क्या? C1V1 प्लस C2V2 पूरे का होल स्क्वायर, डिवाइड में इसके बचा एक पावर। C1 प्लस C2 की 2 पावर थी ना, एक तो कट हो गई, एक पावर बची, तो ये बचा C1 प्लस C2 ऐसे। अब आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा और इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, मतलब एलसीएम ले रहे हैं कितना? C1 प्लस C2। तो अगले पेज में आ जाते हैं, पहले मैं लिख देता हूं इसको। ये लिखा मैंने डेल्टा U इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में। अब समझे, पहले C1 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे और C1 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ठीक है। C1 का मल्टीप्लाई यहां और C1 का मल्टीप्लाई यहां, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। देखो भाई C2 V2 स्क्वायर था, क्या था? C2 V2 स्क्वायर था, C1 का मल्टीप्लाई हो गया C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का मल्टीप्लाई यहां और C2 का मल्टीप्लाई यहां, तब क्या होगा? प्लस लगा है, लिखा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इन दो, इसका मल्टीप्लाई एक बार करा, फिर C2 का मल्टीप्लाई एक बार करा, अब बचा ये a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा लिखा उसको लिखा है, ब्रैकेट में लिखो C1 प्लस C2, इसको लिख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ऐसे। और डिवाइड में क्या आया हमने? C1 प्लस C2, एलसीएम लिया था ना,
क्या है C1 प्लस C2 ऐसा, ये आ गया। अब क्या करो C1 प्लस C2 को बाहर, तो ये लिख दिया मैंने 1/2 C1 प्लस C2 को बाहर लिया, ये आ गया C1 प्लस C2 ब्रैकेट में। अब जैसा लिखा है उसको वैसा लिखा है, C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब ये बच क्या रहा हमारे पास, बच रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो a मतलब C1 V1 C2 V2 लिखना है, तो ऐसे लिख लेते हैं, ये 2ab लिखना है, मल्टीप्लाई कर दिया पूरे का। अब क्या करो, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा हमारे पास, ये आया हमारे 2 C1 प्लस C2 ऐसा का ऐसा लिख दिया। देखो मैंने क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है बहुत सिंपल, जल्दी नहीं करोगे तो आराम से है। ये बचा हमारे पास C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 जस्ट मिनट C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करोगे होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस का 2C1 C2 V1 V2 ऐसे। अब भाई साहब एक चीज ध्यान से देखो, निकालो जरा भगवा कलर और निपटाओ, कौन कौन सा है, C1 कहाँ गया, C1 V1 स्क्वायर है, कहीं गड़बड़ देता है, अच्छा ये 2 मिनट, ये ऐसा है C1 स्क्वायर था, C1 स्क्वायर था, गलती करी, ये सही लिखा है, ये यहाँ गड़बड़ हो गई है ना, C1 स्क्वायर का C1 लिख दिया था। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ कट हो रहा, क्या हो रहा, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कट होगा और C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कट होगा, ठीक है। बचा क्या, बचा ये, यहाँ पर बचा हमारे पास C1 C2 और भाई साहब C1 C2 कॉमन कर लिया, C1 C2, तो पूरे से मैंने क्या करा, C1 C2 कॉमन करा, तो ये आ गया डेल्टा U इक्वल टू, अब थोड़ा सा इजी रहेगा, 1/2 को 1/2 लिखा, C1 C2 कॉमन कर लिया, डिवाइड में हमारा C1 प्लस C2 था ही ऐसा, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा, पहले इसको लिख लेते हैं V1 स्क्वायर, फिर लिख लेते हैं V2 स्क्वायर और लास्ट में बचा माइनस का 2V1 V2, सिस्टमैटिक लिख दिया मैंने, जो तो कट हुआ कट किया और ये बचा, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू, अब ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब फॉर्मूला। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाफ को हाफ लिखा, ये क्या है, कैपेसिटेंस, जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हो तो टोटल कैपेसिटेंस यही आता है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, C इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस, और इसको ऐसा कैसा लिख दो, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ऐसा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा हो कि बोले कि अगर दो बॉडी के पोटेंशियल सेम है तब बताओ लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो अगर दो बॉडी के पोटेंशियल सेम है तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी जाएगा ही नहीं, अगर चार्ज हमारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी जा ही नहीं रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं, क्लियर है। तो अगर यहाँ एक कंडीशन लिख देता हूं, इफ V1 इक्वल टू V2 देन लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 0, ये कंडीशन ध्यान रखना, मतलब V1 और V2 बराबर, तो ये क्या होगा 0, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा 0, ये डेरिवेशन है, कभी कभी पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में तो कई बार आया हुआ है, सीबीएसई ने एक आध बार पूछा हुआ है ना, तो कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ प्रोसीजर अगर ध्यान रखोगे ना और थोड़ी भी कैलकुलेशन आपको आती है ठीक ठाक तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैं एक बार चेक करता हूँ पूरी स्क्रीन आ रही है कि नहीं इसमें, हाँ पूरा बोर्ड आ रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सभी लोग पढ़ते रहना भी है ना, पहले बता दिया है, उसका रीजन है, अगर नहीं पढ़ोगे ना दिक्कत आएगी आगे, दिक्कत
दिक्कत कैसी कैसी आएगी ना वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर सही से पढ़ लोगे तो आगे अपने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जहाँ जाना चाह रहे वो फील्ड आपको मिलेगी। और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर ज़बरदस्ती जो काम नहीं चाहते वो काम भी करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते कि मैं डॉक्टर बनूँ, चाहते होगे ना डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो भी है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर लाइन हमें दूसरी लेनी पड़ेगी, कोई दूसरी लाइन पे जाना पड़ेगा मजबूरी में। मजबूरी में काम करोगे तो पूरी लाइफ मजबूरी में जाएगी, फिर आपको एंजॉयमेंट मिलेगा नहीं, समय मिलेगा नहीं, चलता रहेगा ऐसे ही, है ना। इसलिए थोड़ा समय दे देना, ज़्यादा नहीं। अगर सेल्फ स्टडी करते हो ना तो एक घंटे एक सब्जेक्ट को दे दो, सफिशिएंट है। स्कूल का होमवर्क वगैरह बंद करो, होमवर्क वगैरह कौन करता है आजकल, तो होमवर्क बंद और पढ़ना शुरू। बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी, लेकिन पढ़ना, सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। किससे? न्यूमेरिकल, जो इसके न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। जैसे पहला एक क्वेश्चन लिखा है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स, कितनी है? 27 ड्रॉप्स है, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप देती छोटी छोटी 27, ईच ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एंड कैरी 10⁻⁻12 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब हमारे पास 27 ड्रॉप्स है, सबका रेडियस एक जैसा है और सबका चार्ज एक जैसा है। कितना चार्ज है वो दिया है, अब बोला है दोनों सबको क्या कंबाइन कर दिया और बनाया है एक बड़ी ड्रॉप। मतलब छोटे छोटे लड्डू थे, कितने लड्डू थे? 27। उन सारे लड्डुओं को मिला के बड़ा लड्डू बनाया। जो बड़ा लड्डू बनाया उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी होगी, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो बड़े वाले लड्डू का कितना वोल्टेज होगा या कितना कैपेसिटेंस होगा, ऐसा पूछा। तो पहले ये देखो कि ड्रॉप कितनी दी थी, नंबर ऑफ ड्रॉप दी थी 27, और छोटी वाली ड्रॉप का चार्ज भी दिया था, कितना दिया है? 10⁻⁻12 कूलम, और साइज भी दिया है, रेडियस होगा 3 मिलीमीटर, ऐसा दिया होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करो, एक चीज क्लियर है, जितना वॉल्यूम बड़ी वाले ड्रॉप का होगा उतना ही टोटल वॉल्यूम छोटी छोटी सबको मिलाने पे होगा। भाई छोटे छोटे अगर लड्डू हैं सबको मिलाओगे तो जितना वॉल्यूम आएगा छोटी छोटी वाली मिलाने पे, जितना वॉल्यूम आएगा उतना तो बड़े वाले का भी होगा। मतलब एक बात क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ऐसे बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, तो भाई स्फीयर बन रहा कितना होगा, 4/3 πr3। नंबर ऑफ ड्रॉप कितनी है? 27। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्या होगा? 4/3 πr3। स्मॉलर ड्रॉप के लिए स्मॉल सिंबल ले लेंगे और बिगर ड्रॉप के लिए कैपिटल। अब यहाँ ध्यान से देखें तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू आ गई 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एलएचएस में 3 पावर है और आर क्यूब को आर क्यूब लिख दिया, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3r की पावर 3 पूरे की पावर एक साथ लिख सकता हूँ। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 3 कट कर दो, कितना बचा? 3r। 3r का मतलब 3 को 3 और रेडियस पता है 3 मिलीमीटर था, मतलब हमारा बिगर ड्रॉप की जो रेडियस आई कितनी आई? 9 मिलीमीटर। बिगर ड्रॉप की रेडियस आ गई 9 मिलीमीटर। अब अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकाल सकता हूं। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आएगा, तो ये लिखा मैंने, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप कितना होगा, तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल बताना है। मतलब एक स्फीयर हो गया, एक क्या हो गया? स्फीयर हो गया, और स्फीयर का पोटेंशियल पता है क्या होता था? k/r, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r, कैपिटल Q, दैट इज द चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द बिगर ड्रॉप डिवाइड बाय इसकी रेडियस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q को क्या बोलेंगे? तो आपने एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ा है, एक का चार्ज है 10⁻⁻27, तो 27 ड्रॉप का, सॉरी एक का चार्ज है 10⁻⁻12, तो 27 ड्रॉप का कितना होगा? नंबर ऑफ ड्रॉप, यानी कि 27 इंटू 10⁻⁻12। जितनी ड्रॉप है उतनी ड्रॉप और एक चार्ज का, एक स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा डिवाइड बाय आर।
आर की वैल्यू कितनी है 9 मिलीमीटर, कितनी है 9 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा 10 की पावर -3। मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई होता है। अब इसको सॉल्व कर लो तो v को भी लिखो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को लिखते हैं 9 × 10 की पावर 9 इंटू 27 को 27 10 की पावर -12 को 10 की पावर -12 डिवाइड बाय 9 × 10 की पावर -3। अब इसको कट कर लेते हैं, देखो 9 से तो 9 गया, बचा कितना हमारे पास 27 बचा, और कुछ बच रहा है नहीं, तो ये बचा हमारे पास 27 ड्रॉप। पावर मिला लेते हैं तो देखो 10 की पावर -3 से 10 की पावर 12x कम कर दो तो 10 की पावर -3 9 बचेगा। देखो 10 की पावर -12 है, 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -3 को एक काम करो ऊपर ले चलो, एक ही बात है। 10 की पावर -3 ऊपर गया तो 10 की पावर +3 हो गया, और 10 की पावर 9 में 10 की पावर 3 ऐड हुआ 10 की पावर 12 हुआ, और 10 की पावर +12 10 की पावर -12 कैंसिल हो गया, कितना बचा 27 वोल्ट। मतलब बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा कितना होगा 27 वोल्ट। ये आ गया हमारा बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल। अब आते हैं कैपेसिटेंस के बारे में बात करें। कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस अगर लिखेंगे बिगर ड्रॉप तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, C = Q/V। क्या पढ़ा था, C = Q/V। वैल्यू रख दो आंसर, C को C लिखा, Q कितना होगा तो 27 × 10⁻⁻12। भाई एक ड्रॉप का जो स्मॉलर ड्रॉप था उसका चार्ज 10 की पावर -12 था, और ड्रॉप कितनी थी 27, तो टोटल कितना होगा 27 × 10 की पावर -12, और पोटेंशियल आया है 27। कितना आया 27 बिगर ड्रॉप, दोनों कैंसिल हो गए, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर -12 यानी कि 1 पिकोफैराड। 1 पिकोफैराड, पिको का मतलब क्या होता है 10 की पावर -12 फैराड। तो ये आ गया कैपेसिटेंस। ठीक है, दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए, और यही प्रोसीजर है, इसको आपको फॉलो करना। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। शॉर्टकट यूं बताता हूं कि अगर मान लो कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए, एक नंबर में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसके लिए ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप ले लेता हूँ स्मॉल n, यहाँ लिख लेता हूँ अगर मान लो इफ नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज n, देन नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्या लिया n लिया, छोटा है। ये नंबर ऑफ ड्रॉप पता है कितनी होंगी, ऐसा नंबर आएगा जो 2 की पावर में 3 पावर में बने, जैसे 8 हो जाएगा, 8 मतलब 2 की पावर 3 हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप 8 आएगी, 27 आएगी, 64 आएगी, 125 आएगी, इस टाइप से आएगा जिसका होल क्यूब बन सके। ठीक है, तो इसमें पहला मैं 1 बाय 1 लिखूंगा। जैसे पहला चार्ज जो बिगर ड्रॉप का होगा क्या होगा n इंटू स्मॉल q, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप इंटू चार्ज ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। दूसरा रेडियस क्या होगा, तो रेडियस बिगर का होगा n की पावर 1/3 स्मॉल r। कैपेसिटेंस क्या होगा बिगर का, तो n की पावर 1/3 छोटा वाला c, यानी कि स्मॉलर ड्रॉप का कैपेसिटेंस। चौथा जो इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, तो n की पावर 2/3 स्मॉल v। अगर मुझे स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल पता है तो मैं बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल ला सकता हूं। और एक और लास्ट आता है जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, U की वैल्यू रहती है n की पावर हाफ CV स्क्वायर से अगर सॉल्व करें तो हाफ C की जगह मैं रखूंगा 1/3 और V स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, मतलब मैं 1 मिनट इसको सॉल्व कर लेता हूं। 1/3 हाफ C और V स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5/3 आएगा, कितना आएगा n की पावर 5/3 इंटू स्मॉल u। ये हमारे कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, ज्यादा जो पूछे जाने वाले हैं ये दो हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता है, एनर्जी बोलेगा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप, या पोटेंशियल पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो अगर एक नंबर में आता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। जैसे अभी वाला अगर आंसर देखता तो स्मॉलर ड्रॉप का वोल्टेज पता नहीं है, अगर बता देता तो हो जाता,
अदरवाइज हो जाता है डायरेक्ट। भाई नंबर ऑफ ड्रॉप तो पता है 27, तो 27 की पावर 2/3 करते हैं, तो 27 की पावर 2/3 करते हैं, तो 27 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 3, 3 से 3 कट जाता, तो 3 का स्क्वायर होता 9 टाइम्स स्मॉल v आता। और अगर स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल पता होता तो सॉल्व हो जाता। तो ये आप ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ ड्रॉप है स्मॉल है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है, इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालना, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा सभी लोग ना जितना हो सके उतना लेक्चर को शेयर करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, मैं यही चाहता हूँ ज्यादा लोगों को पता चले कि क्लास चल रही है। यहाँ पर भी हम भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा गरीब लोग, बाकी बहुत सारे लोग यूट्यूब में पढ़ा ही रहे हैं, जमाने से पढ़ा रहे हैं और अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ लोग डीप में पढ़ा देते हैं ज़्यादा, जो हमें ज़रूरत नहीं रहती वो भी आ जाता है। और मैं सिर्फ आपको 12th स्टैंडर्ड तक ही बताऊँगा। मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो JEE मेंस में आ सकते हैं या नीट की एग्जाम में आ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। और ये जो JEE मेंस का लेवल है या नीट का लेवल है वो 12th CBSE बोर्ड के बराबर ही होता है। 12th CBSE का जो पेपर बनता है ना वो JEE मेंस और नीट के क्वेश्चन एक जैसे ही रहते हैं, लेवल एक जैसे ही है इनका। ICSE का लेवल हो गया, CBSE का लेवल हो गया। स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा न्यूमेरिकल कम आते हैं और सिंपल आते हैं, बस स्टेट बोर्ड की बात नहीं करूँगा, बाकी एक जैसा लेवल है, ठीक है। तो आप अगर इसको पढ़ोगे ना तो आपके मेंस के क्वेश्चन ही बनने लग जाएंगे, नीट के क्वेश्चन ही बनने लग जाएंगे। फालतू की चीज़ें यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। ना इतना समय मेरे पास है ना इतना समय आपके पास, मैं सीधा जो पॉइंट है मैं डायरेक्ट बात करूँगा, ठीक है। और आपका समय ना बर्बाद हो इसके लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है two identical capacitors of 12 picofarad each are connected in series across a battery of 50 volt। मतलब ये हमारे पास दो कैपेसिटर है और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है और दोनों सीरीज में कनेक्ट है और 50 वोल्ट से कनेक्ट है। मतलब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा, ये पहला कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर, दोनों को भाई साहब सीरीज में कनेक्ट कर दिया 50 वोल्ट के साथ, 50 वोल्ट सप्लाई के साथ, और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। इसका भी सी ले लेता हूं, इसका भी सी ले लेता हूं, ऐसे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। पहला तो पार्ट ये हो गया कि हमें एनर्जी बतानी है अभी एनर्जी क्या होगा। इसके आगे पढ़ लेते हैं, इफ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर यही पैरेलल में कनेक्ट होते द सेम बैटरी के साथ, हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। मतलब फिर से एनर्जी पूछी है, लेकिन क्या करा है उन्होंने, सीरीज में लगा के इसको पैरेलल में लगा दिया, वो भी बनेगा। और इसके बाद ऑल्सो फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन ईच केस, दोनों केस में चार्जिंग बताना है। मतलब एक काम करो, पहले टोटल कैपेसिटेंस ले आओ तो इसकी एनर्जी पता चल जाएगी हाफ CV², और अगर एनर्जी पता चल गई है तो चार्ज भी निकाल लेंगे। चार्ज होता है Q इक्वल टू C और V, C इंटू V। सॉल्व करो, पहला पार्ट में सॉल्व करो, दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो ये लिख लेते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, यही होता है। C1 मतलब 10 की पावर कितना, सॉरी 12 पिकोफैराड है, तो 12 को 12 लिखो, C2 मतलब 12 डिवाइड बाय 12 प्लस 12, आंसर पिकोफैराड मिल जाएगा। कितना हो गया भैया, इसको ऐसे लिख दो 12 इंटू 12, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 24 को 24। अब सॉल्व करो, 12 से कट किया कितना आया 2, और 2 से कट किया कितना 6, मतलब कैपेसिटेंस कितना आ गया 6 माइक्रोफैराड सीरीज में। अब हमें निकालना क्या था एनर्जी, तो एनर्जी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, सीरीज की बात है इसलिए मैं एस लगा रहा हूं, हाफ CV², हाफ CV², ऐसे वैल्यू लिखो, हाफ को हाफ लिखो, सी की वैल्यू कितनी है 6, दिस ये मिस्टेक हुई ना, पिकोफैराड है ये भाई साहब, पिकोफैराड, जल्दी नहीं करना है, हो गई गलती, देखो पकड़ में आ गई क्योंकि मुझे डाउट हो, मैंने चेक कर 6 पिकोफैराड, तो 6 पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, ठीक है। और v कितना है 50, 50 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, 50 इंटू 50। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 से इसको कट कर देता कितना है 3, कितना है 3। अब इसको समझो, 5 इंटू 5 कितना है 25, 25 इंटू 3 कितना हो 75, खत्म 70। अब जीरो निपटाते हैं,
एक जीरो ये, एक जीरो, दो जीरो बचे। और 10 की पावर -12 में 2 कम कर दो भाई, ये 10 की पावर 2 हुआ, और 10 की पावर -12 है, कम करोगे कितना बचेगा, 10 की पावर -10। एनर्जी है जूल। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। हाफ हाफ लिखा, सी की जगह जो कैपेसिटेंस आया वो लिखा, और कट किया, 3 बचा, 5 × 5 25, 25 × 3 75, और 10 की पावर -12 में 2 जीरो कम कर दो, 10 की पावर -10 जूल। पहला आ गया। अच्छा इसमें कैपेसिटी चार्ज भी निकाल लो, तो चार्ज भी निकाल लो इसी। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज सीरीज के बारे में बात कर रहा था, तो चार्ज की इक्वल टू क्या होगा, CV, C × V। मैं सीरीज के लिए S लगा रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं आपने ऊपर सीरीज लिख दिया और सीरीज का चलेगा। वैल्यू सीरीज में कितना आ रहा था, 6 पिकोफैराड, अब वोल्टेज कितना है 50, 5 × 6 कितना होगा, 30, 5 × 6 = 30, एक जीरो और लगा लो इसमें, और 10 की पावर -12। अब अगर इसको लिखें तो चार्ज क्या लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं 300 पिको कूलम। लिखना हो तो बाकी पिको के फॉर्म पे नहीं लिखते, नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं, तो इसको लिख देते हैं 300 × 10 की पावर -12 कूलम। लिखना हो तो पिको कूलम लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी है नहीं है ना, नॉर्मली हमें नैनो के आगे मिलता नहीं है इसलिए नहीं लिखते, बाकी लिख सकते। या 3 × 10 की पावर -10 लिखो, एक ही बात है। तो ये पहला हमारा हो गया, ठीक है। आगे आते हैं सीरीज वाला, तो हो गया। अब इसी में बोला था अगर इन्हीं दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में लगाता तब क्या होता, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ये यहां पे आ जाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। सेकंड, अब यहां पैरेलल में लगा रहा हूं, मैंने दो कैपेसिटर लिए, दोनों को ऐसे लगा दिया, पहला और ये दूसरा, दोनों सेम कैपेसिटर है, ऐसे ये पैरेलल लगा दिया विद सेम बैटरी सोर्स 50 वोल्ट, ये भी कैपेसिटेंस C है और ये भी कैपेसिटेंस C, ऐसा, ठीक है। अब अगर देखें तो पहले ये देखो कि नेट कैपेसिटेंस कितना आता है, तो यहां पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, भाई साहब बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता था, ये होता था C = C1 + C2, यही होता था। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C1 की वैल्यू कितनी थी 12, और C2 कितना था 12, तो ये कितना हो गया 24 पिकोफैराड, 24 पिकोफैराड। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वो मैंने पहले बताई नहीं थी, हमेशा ध्यान रखना जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो, समझना है, पैरेलल की बात होगी, पहले पैरेलल बात करनी। अगर कैपेसिटर मान लो मेरे पास 2 पिकोफैराड का है, 2 पिकोफैराड का है, 3 पिकोफैराड का है, 6 पिकोफैराड का, ऐसे ले लेता हूं 3, मैंने इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो आंसर कितना आना चाहिए, पैरेलल में सभी जुड़ेंगे, 6 3 9 9 2 11, 11 आएगा, पक्की बात। मतलब ये है जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो मैक्सिमम इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा आता है, पहला मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी ना उससे भी ज्यादा आएगा। यही चीज सीरीज में अगर लगाता तो सीरीज में उल्टा होता है, सीरीज में जो टोटल आएगा वो मिनिमम इंडिविजुअल से भी कम आएगा, ये डायरेक्ट ध्यान रखना। मतलब अगर हम लोग कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन करें तो जो रिजल्ट आएगा यानी कि टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो मिनिमम इंडिविजुअल वैल्यू से कम आएगा। भाई इनमें सबसे छोटा तो यही है, इससे भी कम आएगा रिजल्ट, करके देख लेना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैंने कहा बता देता हूं। अब हमने देखा ही था पिछले वाले में, भाई 12 और 12 सीरीज में लगे थे, सीरीज में, तो सीरीज में लगे तो 12 12 के थे, तो जो रिजल्ट आएगा वो 12 से कम आएगा, 12 से कम आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और अभी जो पैरेलल लगे हैं तो इंडिविजुअल वैल्यू से मैक्सिमम इंडिविजुअल से ज्यादा आएगा, तो दोनों सिमिलर ही थे, सिमिलर थे तो उससे ज्यादा आना था, ठीक है। फिलहाल तो ये आ गया कैपेसिटर। एनर्जी ले लेते, तो एनर्जी हमारा हो गया, पैरेलल की बात करें हाफ C और V स्क्वायर। अच्छा ये पैरेलल में इसलिए P लगा लेना समझने के लिए, चलो वैल्यू रखो, हाफ C की वैल्यू कितनी है 24 × 10 की पावर -12, और V वोल्टेज कितना 50, दो बार स्क्वायर था, दो बार सॉल्व करो इसे, 2 से कट करो कितना है 12, 12 है, 25 × 12 करना है, ये लिखा 12 × 25 × 10 की पावर -10। मैंने क्या किया
5 इंटू 5 25 हो गया, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -12 कम कर दिया, 10 की पावर -10। अब इसको सॉल्व करो। देखो यूपी आ गया भाई हमारा, है ना, उत्तर प्रदेश से ही हूं मैं प्रॉपर, ठीक है, यूपी वाले भैया है। चलो 25 का मल्टीप्लाई 12 में करो, तो 25 इंटू 2 कितना हुआ 50, 50 में 0 5 बचा, 25 इंटू 1 25, अब 25 और 2 बचा, 25 दूनी 50 है, 5 बचा, 25 दूनी 50 आएगा, 0 बचा, 5 बचा, 25 इंटू 1 25 5 30, 300 आएगा, और पावर कितनी है 10 की पावर -10। इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर -8 जूल। ये 3 दो पावर और कम कर दिया, तो ये आ गया हमारा एनर्जी। एक और चीज चार्ज भी तो निकालना था, तो चार्ज कितना आएगा, चार्ज आएगा Q इक्वल टू सी वी। सी कितना आया है, टोटल कैपेसिटेंस जो आया है 24 इंटू 10 की पावर -12, और वी कितना है, वी तो 50 है, गुणा कर दो भाई, 24 इंटू 5 करना है, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 0 आया 2 बचा, 0 आया 2 बचा, 5 इंटू 2 10, 10 2 12, 120, ठीक है, और बचा कितना 10 की पावर -12। लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पैरेलल में है, सीरीज वाले को कैसे निकाला, ऐसे निकाला तो इसको ऐसे लिख दो 120 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। उसको भी लिखा तो इसको भी ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिखो आप, आंसर दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार वापस से मैं चेक करता हूँ कैसा दिख रहा है। शाबाश, जितने लोग पढ़ रहे हैं उन सबको शाबाश। क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लोग इतने नालायक रहते हैं ना, नालायक क्या रहते हैं मतलब, लोग ऐसे रहते हैं ना, अभी इंस्टाग्राम में चले होंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हैं, टाइम नहीं, वैसे सभी देखते हैं, लेकिन 10 मिनट 15-20 मिनट ठीक है, आधे घंटे भी ठीक है। रील्स में क्या देखना, कोई गाने चल रहे हैं आजकल तो रहते बोलते हैं मुजरा चलता है, तो अच्छी चीज़ें भी हैं, बट मतलब ये मुजरा अच्छा नहीं है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप देखो, देखकर मोटिवेशन बहुत सारा है, साइंस की चीज़ें बहुत सारी हैं, है ना, उनको देखो। अब डांस देख रहे हैं इंटरटेनमेंट के बिहार पे तो ठीक है, ये नहीं कि दिन भर उसी में लगे हो, ठीक है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, और प्राउड फील कराओगे पेरेंट्स पे भी, नो डाउट। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, कहीं भी पढ़ो, जरूरी नहीं इसी से पढ़ो, ये पहले बोल रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। कहाँ से पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, आप आराम से इसको नोट कर ले एक बार, ठीक है। चलिए पिछली वाली स्लाइड भी दिखा देता हूँ, कुछ रह गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, हाँ पहले से डायग्राम बना रखा मैंने। एक्चुअल में क्या है ना, बोर्ड में डायग्राम बनाना पड़ जाता है मुझे, थोड़ा सा वाइट कलर का इश्यू आता है इसमें, वाइट कलर का अगर स्क्रीन आ जाता है ना तो थोड़ा लाइन्स चलने लगती है, तो उसकी वजह से कैमरा थोड़ा सही नहीं है, जैसा मोबाइल है उसी से रिकॉर्ड करता हूँ मैं, कैमरा अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ जब लगेगा अफोर्ड कर सकता हूँ तब देखेंगे, फिलहाल तो इसी से काम चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 3 कैपेसिटर है, तीनों बैटरी के साथ कनेक्टेड, वैसे डायग्राम दे रखा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला क्या है, फाइंड पहला चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज बताना इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। यार देखा नहीं लग रहा है, कल आया था, मतलब ये एक लेक्चर मैंने बताया था, इस टाइप का बताया था, फिलहाल आया है तो देख लेंगे। देखो यहां से जो भी चार्ज जाएगा, जो भी, वो पूरा का पूरा चार्ज C1 से पास होगा, ये पक्की बात है। मान लो यहां से 10 कूलम निकला, तो 10 कूलम इससे तो जाएगा ही जाएगा, 10 कूलम ऐसे जाएगा, और यहां जाने के बाद चार्ज के पास 2 रास्ते, और दोनों रास्तों में एक जैसा कैपेसिटेंस लगा है, ये भी 5 ये भी 5, तो कॉमन सी बात है, अगर 10 वाला 10 कूलम जा रहा था तो आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, पक्की बात, ठीक है। अच्छा दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, इसमें एनर्जी पता नहीं, तो पहला एक काम करो, टोटल चार्ज लाए भाई, टोटल चार्ज क्या होगा Q, और Q होता क्या है C इंटू वी। C अगर पता चल जाए कैपेसिटेंस कितना आएगा, V का मल्टीप्लाई करेंगे N से। तो पहले आपको अप्रोच बनानी पड़ेगी कि सॉल्व करना कैसे है, भाई ऐसे ही क्यों कर रहा हूं मैं, तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहले देखें, तो ये पहले कैपेसिटेंस सॉल्व करें, तो हमेशा ध्यान रखना हम यहाँ से सर्किट सॉल्व करें, ध्यान से देखकर करंट ऐसे जाता ऐसे, तो यहाँ जाने के बाद एक करंट इधर जाता है इधर, मतलब ये दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में, तो C2 और C3 पैरेलल में, तो यहाँ लिख लेते हैं C2 एंड
C3 are connected in parallel. सो टोटल कैपेसिटेंस इनका हो गया C डैश मान लेता हूं, कितना C डैश। अच्छा पैरेलल में लगे तो फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2, ऐसे ही होता है, तो इसके नाम अलग अलग है, C2 प्लस C3 है। तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों ऐड कर दो, 5 प्लस 5 कितना आ गया 10 माइक्रो फैराड। माइक्रो है माइक्रो, मतलब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, मतलब इसको वापस से बनाऊं, रीड्रॉ करूं, तो कैसा दिखता है, ऐसा। ये तो भाई इतना बन गया, इन दोनों को मिला के एक बन गया, एक बन गया मतलब ऐसे, ये 6 वोल्ट C1 और ये C डैश, कितना आया C डैश 10, ऐसा हो गया। अब अगर देखें तो C1 और C डैश कैसे लगे, सीरीज में, भाई एक जैसा करंट जाएगा, सीरीज में लगे, सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा दो, तो यहां लिख देते हैं हम C1 एंड C डैश आर connected in series. So total capacitance कितना आ गया, C1 into C dash upon C1 plus C dash, यही होगा, क्या होता है C1 into C2 upon C1 plus C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है 10, C1 10 है और ये भी 10 है, तो ये लिखा 10 into 10 upon में 10 plus 10, कितना आ गया, C की वैल्यू आ गई 100/20, कट करो कितना बचा 5 माइक्रो फैराड। तो भाई साहब टोटल कैपेसिटेंस तो 5 आ गया, मतलब तीनों को जब मिलाया कितना है 5। मतलब सर्किट कैसा बना, सर्किट बना के देख लो क्या फर्क पड़ रहा है। ये मैंने यहाँ पे एक सर्किट बना दिया, ये हमारा हो गया सर्किट, ये इसकी वैल्यू हो गई 5 माइक्रो फैराड और ये हो गया 6 वोल्ट, ऐसा सर्किट बना। फिलहाल हमें लाना क्या था, हमें लाना था यहाँ पर टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना आया, ये लिखा हमने टोटल चार्ज, ये लिखा हमने टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या है, Q इक्वल टू CV, ठीक है, तो Q को Q लिखा, C की वैल्यू कितनी आई 5 इंटू 10 की पावर -6 फैराड में लिख दिया, और V कितना है हमारा 6, तो Q कितना आ गया भाई साहब 6 पंचे 30 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 माइक्रो कूलम। समझ आ गया, मतलब भाई साहब यहां से जो चार्ज निकला वो कितना 30 निकला, 30 माइक्रो कूलम ऐसे गया, तो C1 से तो 30 जाएगा, लेकिन C2 और C3 में आधे आधे जाएंगे, तो 15 यहाँ और 15 यहाँ, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, सॉल्व करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चार्ज ऑन ईच बोला था, तो यहां लिख लेते हैं चार्ज ऑन C1 will be Q1 equal to 30 माइक्रोफैराड, भाई C1 से तो पूरे पास होगा, C2 से कितना गया, तो चार्ज ऑन C2 and C3 will be same because they have सेम कैपेसिटेंस, लिख भी सकते हो और इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, मैं वो भी बताऊंगा, है ना। दे हैव सेम कैपेसिटेंस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, भाई पैरेलल में कनेक्ट भी है, कनेक्टेड इन पैरेलल। सो कैपेसिटेंस कितना गया, चार्ज कितना गया वो मैं लिख देता हूं, Q इक्वल टू कितना होगा, तो पहले वाले का आधा यानी कि 15 माइक्रोफैराड ईच, दोनों में 15-15 जाएगा, ठीक है। इसको ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इस पोर्शन को हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर्स में, उसके बारे में डिस्कस करता हूं, इस वाले पोर्शन। ऐसे थ्योरी में ना लिखो तो कैसे करते, मान लो कभी ऐसा होता कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होती तो कैसे लिखते हैं, वो समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का पहले हम यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे, 6 वोल्ट था, पहले ये पता करो इसमें वोल्टेज कितना गया, इसमें अगर वोल्टेज पता चल जाएगा तो हमें ये पता चलेगा इसमें कितना गया, भाई ये तो दोनों पैरेलल में लगे हैं,
तो दोनों में वोल्टेज एक जैसा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं पहले बता देता हूं, है ना। तो पहले इसमें वोल्टेज पता करेंगे, C1 में वोल्टेज कितना गया, है ना। और करंट डिवीजन रूल वाला बताऊं, वो आगे बताएंगे। पहले इसमें पता करो C1 में वोल्टेज कितना गया, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैं स्पेस नहीं बचा, क्या किया जाए। अभी तो फिलहाल इसको लिख लो, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं। देखो इसमें कितना वोल्टेज गया वो देखें, इसमें वोल्टेज कितना गया पहले वो देखें। तो इसमें वोल्टेज मैं यहीं पर लिख सकता हूं, लिख देता हूं, आप लोग देख ही रहे होगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें वोल्टेज कितना गया, तो इसमें वोल्टेज गया हमारा V इक्वल टू Q बाय C बराबर, Q कितना है 30, टोटल कितना 30 जा रहा था, C कितना है 10, मतलब भाई साहब इसमें गया हमारा 3 वोल्ट। अगर इसमें 3 वोल्ट गया तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में भी 3 वोल्ट ही जाएगा, पक्की बात हो गई, 3 वोल्ट जाएगा इसमें। अगर इसमें भी 3 वोल्ट जा रहा है तो इसमें मैं चार्ज निकाल सकता हूं, कैसे, चार्ज फ्रॉम C2 एंड C3, यहां लिख देता हूं ना इस कलर में, ये स्पेशल नोट है एक तरह से। तो मान लेता हूं Q2 की बात कर रहा हूं, क्या होता है C इंटू V, C इंटू V, V कितना जा रहा है इसमें 3 जा रहा है, कितना जा रहा है 3, दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, ध्यान रखना है ना। अब दोनों के कॉम्बिनेशन का ही कैपेसिटेंस लेंगे, एक का कैपेसिटेंस नहीं लेते, दोनों का कॉम्बिनेशन। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ रहा था कितना आ रहा था हमारा 10 आ रहा था, कितना आ रहा था 10, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 10 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6 इंटू 3। तो ये आ गया हमारा Q2 जो आएगा कितना आ गया 30 इंटू 10 की पावर -6। ये कॉम्बिनेशन पे गया ना, अलग अलग निकालते हैं, 1 मिनट, अलग अलग निकालिए, कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज निकलेगा, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं। पहले वाले में कितना गया, तो ये लिख दिया C2 इंटू V, C2 कितना था, C2 कितना था 5, तो इसको लिख दिया 5 इंटू 10 की पावर -6, और V कितना है 3, तो ये कितना आ गया Q2 हमारा आ गया 15 माइक्रो कूलम, आया वही। अगर Q2 15 है तो Q3 भी कितना आएगा 15 ही आएगा। ऐसे लिख सकते हैं Q3 इक्वल टू, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं C3 इंटू V, C3 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -6, और V कितना है 3, तो ये कितना आ गया 15 माइक्रो कूलम। ये मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। देखो वोल्टेज दोनों में क्या होगा एक जैसा, चार्ज कितना गया, तो Q इक्वल टू CV, या लिख सकते हो ऐसे Q इक्वल टू C, इसका C और V, इसमें लिख सकते हो Q इक्वल टू C इंटू V। और वोल्टेज कितना गया इसमें 3 वोल्ट गया, क्योंकि 6 वोल्ट की तो बैटरी थी, 3 वोल्ट इधर गया तो बाकी 3 किधर जाएगा इधर। फिलहाल ये होगा, अच्छा एनर्जी स्टोर्ड रह रहा है, तो एनर्जी को हाफ CV स्क्वायर लिखते हैं, कितना लिखते हैं हाफ CV स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये साइड में लिख देता हूँ येलो कलर से, येलो कलर दूरी से दिखता है, ऐसा बताया गया था और ऐसा होता भी है। तो एनर्जी कितनी आएगी हाफ C टोटल और V स्क्वायर, तो इसको लिख दिया हाफ, और टोटल कैपेसिटेंस हमारा कितना आएगा 5 माइक्रो है 10 की पावर -6, और V स्क्वायर कितना होगा, तो वोल्टेज 6 था तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 2 से कट करो कितना आया 36 का आधा कितना होता लगा, पता है कि नहीं तुम लोगों को, है ना। अब इसका 18 इंटू 5 कितना हुआ 90 इंटू 10 की पावर -6, कितना आया 90 इंटू 10 की पावर -6, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एनर्जी कितनी है 90 माइक्रो जूल लिख सकते हैं। और कोई मिस्टेक तो नहीं, V की वैल्यू 6 थी, लगा दिया, देख लो आप आराम से देख लो, इसमें तो कुछ था नहीं, स्पेस नहीं बचा था, इस वजह से दिक्कत आई, ठीक है। मैं जितना भी एक्सपेंड करके बताया जा सकता है मैंने पूरा बताया है, और इसी प्रोसीजर को आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व कैसे करते हैं, फिर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 2024। अच्छा ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आए हुए हैं भाई, ये 2024 में आया इसका मतलब नहीं इसके पहले वाला नहीं आया, आया वो भी,
बट आगे पीछे आया होगा, थोड़ा पहले आया होगा इसलिए मैंने नंबर नहीं दिया, उसमें ईयर नहीं लिखा। लेटेस्ट वालों का मैं ईयर मेंशन कर देता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या है, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q के बीच में पहले तो कैपेसिटेंस बताओ कितना है, और ईच कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड है, सब 6 के लगे, ठीक है। और दूसरा फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड C4 इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज 10। मतलब ये 10 वोल्ट है, ये कितना 10 वोल्ट का है, सोर्स लगा है। तो पहले तो कैपेसिटेंस सॉल्व करो, और उसके लिए ऐसे समझ तो आ नहीं रहा, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इसका। कैसे बनाएंगे इधर देख लेते हैं। देखो P वाले टर्मिनल से अगर चले, कहां से चले, P से, ये हो गया हमारा P वाला ऐसे। तो P वाले से जैसे गए तो एक वायर हमें, एक कैपेसिटर मिल गया, ऐसा मिल गया। कौन सा नंबर है, C2 मिल गया, ऐसे मिल गया। अब C2 वाला, ये C2 वाले के आगे अगर देखें तो दो कैपेसिटर लगे, दोनों पैरेलल में लगे। देखो अगर करंट मान लो ऐसे करंट गया, फिर ऐसे जाता, एक इधर भी जाता, एक इधर भी जाता, ये करंट ऐसे जाता, आने के बाद यहाँ एक करंट जाता है एक इधर, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए ना, और ये दोनों पैरेलल में हो गए तो कनेक्टर तो पैरेलल, ऐसे ये पहला, ये दूसरा, ये हो गया हमारा C1 वाला और ये हो गया C3। अच्छा ये C1 वाला, ये C3 वाले का एक टर्मिनल Q से कनेक्ट है, तो ये हो गया Q। भाई इन दोनों का एक टर्मिनल क्या है, Q से कनेक्ट है, Q से कनेक्ट कर दिया, इसका भी टर्मिनल, इसका भी टर्मिनल। C4 बचा, C4 वाला कहाँ है, P से टच है उसका, एक टर्मिनल P से, और दूसरा कनेक्ट है Q से। भाई ये भी Q वाला पॉइंट है, ये भी Q वाला पॉइंट है, इसके बीच में कुछ लगा तो है। P वाला जो है ये C4 का एक टर्मिनल P से कनेक्ट है और एक Q से, तो P से भी कनेक्ट है और Q से, लो खत्म, P से भी कनेक्ट है और Q से, इसका नाम क्या है, C4। अब सॉल्व कर लो, अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, कितना कितना कैपेसिटेंस था, 6 का था, 6 माइक्रोफैराड ईच। तो ये 6 और 6 है, तो ये 6 और 6 कितना आ गया, 12, पैरेलल में 12 हो गया, 12 ये और 6 ये। आगे रखते हैं, अगले लैंग्वेज लिखना है तो लिख सकते हो, मैं डायग्राम बना देता हूँ बस। ये ऐसा दिख रहा है, एक ये, एक ये, और एक भाई साहब ऐसा, ये Q और ये P, ऐसे ही। और ये आ गया 6 6 12, और ये 6 का है, ये भी 6 का है, ऐसे ही आ रहा है। देखो भाई इन दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया, ये एक और ये एक सीरीज में होगा, इसके साथ पहले, ठीक है। अब अगर देखें तो 12 और 6 सीरीज में लगे, तो यहां लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैराड, इसका नाम क्या था, नाम लिख देते हैं क्योंकि 6 दूसरा भी है, C2, मतलब C2 एंड 12 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में लगे। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते, तो कितना आएगा, C डैश ले लेता हूं। सीरीज के लिए फॉर्मूला C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो गया 6 इंटू 12 अपॉन, ये हो गया 18, 6 से कट करो 3, 3 से कट करो 4, माइक्रो था, माइक्रोफैराड। मतलब इन दोनों को कनेक्ट किया तो हमारे पास 4 माइक्रोफैराड का बना, कितने का बना, 4, ऐसे। और उसके साथ भाई साहब ये टर्मिनल हो गया P और ये टर्मिनल हो गया Q, ऐसे। ये 4 का और ये 6 का। अब ये दोनों कैसे लगे, पैरेलल में, सो डाल देते हैं 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। दोनों कैसे लगे, पैरेलल में लगे, तो टोटल कितना आया, C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 6 कितना आ गया, 10 माइक्रोफैराड। भाई पहला आ गया, 10 आ गया टोटल कैपेसिटेंस। अब देखो चार्ज वाला जो पोर्शन है ना, वो अब आप करना, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगी, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना। चार्ज तो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन द, अच्छा सॉरी कैपेसिटर, बोला फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन कैपेसिटर C1 एंड C4। C4 कहां है, ये है C4, C4 कहां है, ये, और C1 कहां है, ये। इसमें कितना चार्ज जाएगा, इसमें कितना चार्ज जाएगा,
तो पहले एक काम करो, टोटल चार्ज तो निकालो, टोटल चार्ज है कितना, तो ये लिखा हमने टोटल चार्ज, ये सेकेंड पोर्शन है टोटल चार्ज। समझना है, बहुत आराम से समझोगे तो बनेगा, ऐसे मैंने कई क्वेश्चन करा रखे हैं। तो टोटल चार्ज होता है C इंटू वी, सी कितना आया 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड था, और वी कितना है, वी दिया था हमें 10, लो ये भी 10, तो ये आ गया 100 माइक्रोकूलम। कितना 10 और 10 कितना हो गया 100 और 10⁻⁻6 मतलब माइक्रोकूलम। मतलब यहां से जो चार्ज निकला, यहां से जो चार्ज गया ऐसे, वो 100 माइक्रोकूलम गया। अब यहां जाने के बाद दो रास्ते, एक इधर एक इधर, थ्योरी में ही सॉल्व करेंगे, फिर बोल रहा हूं ना, यहां से अगर जाएगा, यहां चार्ज जाएगा, कुछ कितना जाएगा नहीं पता, यहां जाएगा और यहां जाएगा। अब ये देखते हैं कि यहां कितना जाएगा और यहां कितना जाएगा। तो पहले इस पूरे का कितना कैपेसिटेंस आएगा, इस पूरे का कैपेसिटेंस कितना था, तो भाई ये हमारा पूरा कैपेसिटेंस जो आया था वो देख लेते हैं। इधर ये पूरा आया था 4, कितना आया था 4, और ये कितना है 6, तो इसमें कितना चार्ज जाएगा निकालो, चार्ज फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, दिस वन, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं चार्ज पासिंग फ्रॉम कौन कौन सा था, नाम क्या है इनका, C1 C2 C3, पासिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन लिखना जरूरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 एंड C3, कितना चार्ज गया, मान लेता हूं मैं इसे Q1 नाम दे देता हूं, Q1 क्या होगा C इंटू वी, C कितना जो भी होगा, और V कितना, कितने वोल्ट की बैटरी थी 10 वोल्ट की। देखो यहाँ पर भाई ये जो बैटरी लगी है 10 वोल्ट की लगी है, ये वाला और ये पूरा पैरेलल में लगा है, तो पैरेलल में है तो 10 वोल्ट इसमें जाएगा, 10 वोल्ट इसमें भी जाएगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो ये और ये पूरा पैरेलल में लगा, पूरा ये सर्किट और ये पैरेलल में लगा है, तो 10 वोल्ट यहाँ जाएगा 10 यहाँ जाएगा, तो ये पूरा का कैपेसिटेंस कितना 4 आया, देखो यहाँ पर लिखा, ये ऐसा सर्किट है भाई, ये दोनों पैरेलल में 10 वोल्ट इधर जाएगा 10 वोल्ट इधर जाएगा, बैटरी ऐसे लगी है P और Q के बीच में, ठीक है। इसमें कितना वोल्टेज क्या 10, लिख लो C इंटू 10, C की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 कितना होगा 40 माइक्रोकूलम। लो भाई साहब, मतलब इसमें से 40 जाएगा तो इसमें से कितना जाएगा, टोटल कितना 100, इसमें से 60 जाएगा भाई, 40 अगर इधर गया तो इधर कितना जाएगा 60, बोलो क्लियर। अब इन दोनों का रेशियो लेना है तो लिख लेते हैं, अगले पेज मिल जाए बहुत अच्छी बात है, रखा है तो यहाँ लिख लेते हैं चार्ज फ्रॉम, वैसे कराना नहीं था मुझे बट करा देता हूँ, C4 मुझे लगा लेंथी ज्यादा हो जाएगा और स्पेस है नहीं मेरे पास, C4 में चार्ज कितना गया तो इसको लिख दिया Q, क्या होता है C इंटू वी, C कितना है 6 आएगा, 6 था 6, तो ये लिखा 6 इंटू 10⁻⁻6 और ये हो गया 10, तो ये हो गया हमारा Q4 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 60 माइक्रोकूलम, Q4 आ गया भैया। मतलब चार्ज का रेशियो निकालना था, किसका किसका निकालना था रेशियो, C4 से और C1 से, C4 में चार्ज तो पता चल गया 60 जा रहा है, C1 में कितना जाएगा, तो यहां भाई साहब एक बात देखो सॉरी, यहां गया हमारा 60 माइक्रोकूलम और यहां गया हमारा 40 माइक्रोकूलम, ऐसे गया भाई, मिलके 100 हो गया, 40 ऐसे जा रहा है आराम से मस्त। ये दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है, 6 और 6 था सबका 6 तो 40 अगर जा रहा है तो 20 इधर जाएगा और 20 इधर जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा। लैंग्वेज में लिखना हो तो लैंग्वेज में लिखो, अदरवाइज अलग से भी लिखो, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ। 40 ऐसे जा रहा है, यहाँ जाने के बाद दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है तो 20 इधर जाएगा माइक्रोकूलम, 20 इधर, तो यहाँ लिख लेते हैं C1 and C3 C1 and
C3R same and connected in parallel so equal charge will pass from C1 and C3. सो यहां लिख देता हूं Q1 चार्ज जो पहले वाले से गया कितना गया 20 माइक्रो कूलम। जस्ट मिनट पानी पीना पड़ेगा मुझे। हाँ कोई नहीं। तो Q1 कितना आ गया हमारा 20, मतलब इससे कितना गया 40 ऐसे जा 20 इधर गया 20 इधर गया 40 आ गया। तो अब ये आ गया रेशियो लेना था तो रेशियो ले लेते हैं 20 ये आ गया तो रेशियो ले लेते हैं। सो Q1 बाय Q4 इक्वल टू Q1 की वैल्यू 20 और Q4 की वैल्यू कितनी आएगी 60। 0 0 2 से कट कर 1/3 1:3 इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया हमारा है सिंपल सा क्वेश्चन। आपको मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए और सारे लेंदी क्वेश्चन होंगे। लेंदी का मतलब ये है कि उसमें 2-3 चीजें निकालनी है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो मैंने आपको हर तरह से बता दिया है। थ्योरी के फॉर्म में बता दिया था और एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं नंबर्स में वही बताया था पिछले वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। पढ़ते रहो भैया, फिर बोल रहा हूँ मैं ना, बाद में नहीं बोलना कि मास्टर ने बोला नहीं था कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले। हमने नहीं पढ़ा था, हमको आज पता चलता है। आज हम पढ़ रहे हैं 30 की एज में हम पढ़ रहे हैं, सोचे। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई जरूर करो, सब लोग जितना हो उतना पढ़ाई करो, जितना समय हो उतना पढ़ो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बर्डन लो, एंजॉय करो, बिंदास लाइफ एंजॉय करो, जब लगे पढ़ना है तब पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के अलावा अगर दूसरी एक्टिविटी हो, आप फुटबॉल खेलते हो बिंदास खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बास्केटबॉल बॉल जो भी है बिंदास खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वो करो जो आपका मन करता है। ये पिक्चर में बोला गया था, लेकिन ये रियल है। आप वही करो जो आपका मन करता है। इसका मतलब ही नहीं इंस्टा पे घुसे हो, मतलब गलत डायरेक्शन में भी नहीं जाना है, लेकिन बिंदास होकर करो, लेकिन ईमानदारी से करो। पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ो, जितने समय भी पढ़ो, और खेल रहे हो तो ईमानदारी से करो, जो भी काम हो। ठीक है, ऑनेस्ट रहना जरूरी है। अपने लिए तो लॉयल रहो, अपने लिए तो ऑनेस्ट रहो, दूसरे के लिए तो क्या ही लॉयल्टी मिलती है आजकल, नहीं अपने लिए तो रहती है। तो अपने लिए लॉयल रहो, बिंदास होके काम करो, पढ़ो लिखो खेलो कूदे जो मर्जी है वो करो, लेकिन थोड़ा समय हर चीज़ को दो, बैलेंस करके चलो। जहाँ पर एम है जो आपका वो आपको पूरा करना है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करके रखो, कैसे जाना है क्या करना है। ठीक है, ये सब तो होता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा पढ़ो, जितना लगे तुम्हें इंटरेस्ट है बिंदास होकर पढ़ो। भाई मुझे इंटरेस्ट है मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं होता छोड़ के चला जाता, पढ़ाता ही नहीं है ना। तो हम जिसका मन लग रहा हो वो करे, और जिसका मन नहीं लग रहा वो इतना करेगी 70-80% बन जाए, आराम से बनता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 70-80% हमारे जैसे लोगों का बन सकता है, तो आपका ही बन जाएगा। ठीक है, हम तो पढ़ते नहीं थे, आप लोग तो पढ़ रहे हो, वो भी इतना जबरदस्त। ऑलवेज बी पॉजिटिव, सब होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो होती नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये बात सही है, सब होता है। बस समय पे थोड़ा सा हल्का हल्का चलते रहो, हल्का हल्का काम करते रहो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्या लिखा है, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स इन द नेटवर्क। इस नेटवर्क में टोटल एनर्जी बतानी है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV², हाफ CV², वी तो दिया अच्छे, सी का पता चल जाए काम खत्म। तो टोटल कैपेसिटेंस तो निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं, तो आप भी निकालोगे डायरेक्ट। ऐसा क्या मैं क्या मैं कोई भगवान थोड़ी ना। यहाँ देखो, यहां से अगर चार्ज गया ऐसे गया, इस पॉइंट पे जाने के बाद चार्ज कंफ्यूज, आधा इधर कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, खत्म। अब एक चीज देखो, जो चार्ज यहां जाएगा वही चार्ज यहां जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, क्या हो गए सीरीज में। सीरीज में कितना आएगा 2 × 2/2 + 2, एक आ गया। लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रो, लिखने का ही टेंशन है और कुछ भी नहीं। आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। सो कैपेसिटेंस कितना है C1 मान लिया, क्या होता है C1 × C2/C1 + C2। सीरीज में भाई यही होता है। कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। मतलब अगर इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो भाई सब कैसे रीड्रॉ करता हूं, ऐसे। ये 6 वोल्ट का बना है,
ऐसे लगाया, ये ऐसे लगाया, ऐसे, यहाँ ये वाला तो हो गया, ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगाया, ये भाई साहब, और ये ऐसे, ये ऐसे बना, ये हो गया हमारा 1 माइक्रोफैराड। ये दोनों को मिला के एक बना दिया, तो ये बचा ऐसे लगा दिया, और ये बचा ऐसे लगा दिया। ये 2 का है, ये भैया 1 का है, और ये भैया ये भी 1 का है। अब एक चीज देखो, अब देखिए तो ये दोनों ब्रांचें पैरेलल है, कैसी दिख रही है? पैरेलल। कैसे भाई? अगर करंट जाता तो यहाँ जाने के बाद एक करंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये वाला एक और ये वाला दूसरा, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो कैसे पैरेलल के लिए 7 + 6 2 हो गए, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट हो गया? पैरेलल में। सो टोटल कितना आ गया? C डबल डैश नाम C 1 दिया था, C2 दे दो, C2 क्या होगा? 1 + 1 कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड। लो, फिर इन दोनों को मिलाया, इसको और इसको दोनों को मिला के हमने बनाया नया सर्किट। जरूर ये नया सर्किट, ये ऐसा का ऐसा रखा, ये ऐसा का ऐसा रखा, और इन दोनों को मिलाया तो एक बन गया। चाहे ऐसे लगा दो, चाहे ऊपर लगा दो, क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों मिलाया ना, 2 बन गया, ये 2 और ये 2, फिर से आ गया। अब ये 2 और 2 कैसे लगे? सीरीज में। क्यों? करंट अगर जाता तो कैसे जाता? करंट ऐसे जाता, यहाँ जाने के बाद एक करंट इधर जाता और एक इधर जाता। बोले भाई ये करंट ऐसे जाता, तो ये पहले ध्यान से देखो, दोनों में एक जैसा करंट जा रहा है। एक जैसा जा रहा मतलब दोनों क्या होगा? सीरीज में। फिर से देखो, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। लिखने का टेंशन है बस, बाकी तो आ ही गया होगा। तो कितना आता? C3। क्या होता है? C1 × C2 / C1 + C2। कितना आ गया? फिर से एक आ गया, आया एक। मतलब अब अगर सॉल्व करता, पेज है कि नहीं भाई? है। मतलब अब अगर सॉल्व करता तो ये वाली ब्रांच पूरी एक हो गई। क्या हो गई? एक हो गई। मतलब ये कैसा बन गया? ऐसा बन गया। ये ऐसा, इधर इधर, एक ये बीच में लगा, एक इधर लगा, मतलब एक ऐसे लगाया और एक ऐसे लगाया। ये लगा ऐसा। बोलो देखो, ये दोनों को मिला के एक बना दिया, एक बना दिया। ये और ये दोनों पैरेलल में लगे, ये कितना आया? 1। और ये कितने का था भाई? ये भी 1 था। मतलब ये 1 और 1 है, ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड। दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। यानी तो 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। कैसे लगे? पैरेलल में। बस खत्म। फॉर्मूला क्या होता है? C1 + C2 कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड। मतलब सर्किट कैसा बन गया? ऐसा है। सर्किट बनाना नहीं रहता है भाई, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। सर्किट वहां बनाना नहीं रहता है, ठीक है? ये कितने वोल्ट की बैटरी थी? बैटरी 6 वोल्ट। लो इसको लिखा मैंने 6 वोल्ट। बताओ एनर्जी कितनी है? एनर्जी आ गई ½ CV²। हाफ हाफ को हाफ लिखा, C की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻6। V² मतलब 36। देखा लग रहा क्या? नहीं लग रहा। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 36 माइक्रोजूल। पता नहीं क्यों देखा लग रहा है, क्योंकि ये है नहीं, इनसे थोड़ा देखा लग रहा था बाकी। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। सॉल्व कैसे करते हैं? फिर से देखो यार, अगर डायरेक्ट करते तो कैसे करते? कलर लेते थोड़ा, ये वाला सबको पसंद है, गर्ल्स को स्पेशली। याद है, ये वाला दोनों देखो, ये दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज में। दोनों को मिला के एक बना दो, दोनों को मिला के दोनों कंबाइन करो, एक बना दो। कितना बनता? 2 × 2 / 2 + 2। सीरीज में है ना, कितना आया? 1। और ये एक कैसे लगे हैं? पैरेलल में। कितना होता? 2। एक और एक पैरेलल में से ऐड हो जाएंगे, C1 + C2। ये 2 आया, ये 2 और ये 2 कैसे लगे? सीरीज में। कितना आता? 1। और ये 1 और 1 कैसे? पैरेलल में। कितना आता? 2। खत्म। यही कैपेसिटेंस आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना? 2। ये तो ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। तो ये एनर्जी आ गई है ना। अगले में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? वाह भाई, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 2 कैपेसिटर है, x और y
y दो कैपेसिटर है, दोनों 15 वोल्ट से लगे हुए हैं। पढ़ लेते हैं क्या है। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स x एंड y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों मतलब एक जैसे हैं, सिमिलर है, एक जैसे दोनों का एरिया है, दोनों का प्लेट का डिस्टेंस भी एक जैसा है। फिर बोला है x हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, इसके बीच में भाई साहब हवा भरी हुई है, एयर, और y कंटेन्स अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ वैल्यू 4, इसके बीच में भाई साहब एक मीडियम रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 4। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखा जाए तो इसका कैपेसिटेंस ज्यादा, किसका ज्यादा? जिसमें डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, तो इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। कितना? 4 गुना ज्यादा होगा इससे। भाई 4 है ना डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4। दोनों का जो टोटल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का वो 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। तो दोनों का कैपेसिटेंस बताना है, बना लो। पहले वाले का मैं ले लेता हूं, लेट द कैपेसिटेंस, पहले वाले का ले लेते हैं Cx, कैपेसिटेंस ऑफ x एंड y आर, पहले वाले का ले लिया Cx एंड दूसरे वाले का लिया Cy रेस्पेक्टिवली। पहले वाले का लिया Cx, अरे रेस्पेक्टिवली भैया, रेस्पेक्टिवली, तो मतलब हमारा जो पहला वाला है उसकी वैल्यू c मान ली, दूसरा वाला जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? 4 टाइम्स c। ध्यान से देखो, घूर घूर के इसको। क्यों हुआ 4 गुना? क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ था, इसमें नहीं रखा हुआ था, दोनों सिमिलर थे। तो अगर ये 1 है तो ये 4 होगा, इसको c माना तो इसको 4c माना। और दोनों सीरीज में लगे हैं, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैपेसिटेंस, सीरीज में लगे ना, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो वो होगा हमारा Cx इंटू cy अपॉन Cx प्लस cy, और ये आएगा 4। दिया था ना, दोनों को मिला के बताया ना, टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4। तो Cx और Cy दोनों सीरीज में लगे थे, सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है। चलो Cx की वैल्यू को क्या लिखेंगे? c, तो Cy को लिखेंगे 4c, ये हो गया c प्लस 4c बराबर 4। बोलो सही है। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर हो गया 4c स्क्वायर डिवाइड बाय 5c इक्वल टू 4। 4 से 4 को निपटा दिया, c से c को निपटा दिया, c बटा 5 बराबर 1 आएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइक्रोफैरड। सो Cx कितना आएगा? क्या लिखा था? Cx इक्वल टू c था ना, तो कितना है? 5। और Cy कितना आएगा भाई साहब? 4c था, तो 4 इंटू 5 कितना आ गया? 20। 4 पंचे 20। अब 20 और 5 को लगा लो सीरीज में, आंसर 4 आएगा। 20 इंटू 5 100, और 20 बटा 5 25, डिवाइड करो 100 बटा 25 4 होता है। सही आ रहा है, कैपेसिटेंस तो आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना है, बाकी क्या है, आपको कैलकुलेशन वाला पोर्शन ध्यान रखना है, बाकी फिजिक्स में जाना तो सही डायरेक्ट। अगला क्या है? अगला बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब बताओ भैया, इसका वोल्टेज अगर V होगा तो इसका वोल्टेज कितना होगा? अब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से वोल्टेज क्या होता है? कम। तो ये वोल्टेज क्या होगा? कम। कितना हो गया? 4 से कम। क्यों 4 से? क्या दिया है? रिलेटिव परमिटिविटी 4 है इसलिए। तो Vx और Vy का वोल्टेज कितना है? या फिर से लिखो, एक पेज है कि नहीं भाई, और है कि नहीं है? तो यहां लिख देते हैं लेट, अलग से लिख लो भाई, लेट पोटेंशियल, इसी में लिख लेंगे पोटेंशियल वाला था, ऑफ x एंड y आर Vx एंड Vy रेस्पेक्टिवली। तो Vx की वैल्यू को मैंने ले लिया V है, और Vy की वैल्यू को लिखेंगे हम Vy4। बोलो सही है। ये पॉइंट समझना है कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो हुआ
पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अच्छा, टोटल वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट है, तो हमें पता है इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज मिला के 15 आएगा, इसका वोल्टेज मिला कितना आएगा? 15। देख लो। सो V इक्वल टू Vx प्लस Vy होगा। Vx को कितना लिखेंगे? V, और Vy को कितना लिखेंगे? V/4। सॉल्व करो, कितना आया? 4 है, 4V प्लस V कितना है? 5V/4। और V की वैल्यू है कितनी? 15, 15। तो V की वैल्यू को लिख दिया 15, या V की वैल्यू लिख दिया 15 बराबर 5V/4। तो 5 से कट करो 3, V की वैल्यू आ गई 12। V कितना आ गया? 12। तो Vx की वैल्यू कितनी आई? 12। तो Vx की वैल्यू कितनी आई? 12 वोल्ट। और Vy की वैल्यू कितनी आई? V/4 था, तो V की वैल्यू 12 है, 4 से डिवाइड करो, 3 वोल्ट। देखो मिला, Vx और Vy मिला के 15 है, आ रहा है भाई। इस पे ध्यान दो, इस पे, यही मेन इंपॉर्टेंट है। V की वैल्यू निकाल ली हमने, 12 आया, 12/4 3, तो ये 12, 15 हो गया टोटल मिला लो। 15 वोल्ट था, 15 वोल्ट मिला। ठीक है, यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है? तीसरा भी है क्या? एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। अब एनर्जी बताना है एक्स और वाई में कितनी स्टोर है, हाफ CV²। क्या लगा एनर्जी के लिए? तीसरा पॉइंट, ये दूसरा था, मार्क कर देना है, दूसरा है, ये तीसरा है। तो एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी ux वाले में एनर्जी कितनी होगी? हाफ CV²। ऐसे लिख सकते हैं, लिखना हो तो लिख दो, इसको आगे लिखना है तो लिख दो। हाफ C को मैं C लिख लेता हूँ, CX को, और V को मैं V लिख लेता हूँ, ऐसे। भाई CX की जगह C लिया था, VX की जगह V। अच्छा, एनर्जी ऑफ Y निकालने का क्या था? हाफ CV²। हाफ को हाफ, CY कितना था? 4 टाइम्स C, और VY कितना था? V/4 का स्क्वायर। यही था पोटेंशियल। Vy क्या था? Y वाले का पोटेंशियल कम हो गया ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था तो कितना आ गया? हाफ इंटू 4C इंटू V²/4 का स्क्वायर 16। डिवाइड कर लो, 4 से कट करो इसको, क्या बचता? हाफ C और V², कितना बचता नीचे? 4। ये इक्वेशन दूसरा सॉल्व कर लिया। ये चाहो तो अलग तरीके से कर लो, दोनों इक्वेशन डिवाइड करें, क्या बचा? Ux/Uy बराबर, दोनों जैसे डिवाइड करोगे, ये लिखा हाफ CV² और ये लिखा हाफ CV²/4। पूरा हाफ CV² कट हो जाएगा, 4 किधर गया? ऊपर। रेशियो क्या आया? 4:1। कितना आया? 4:1। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 और 1 का रेशियो आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोच होना जरूरी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखें तो ये चीज क्लियर है कि 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा। जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? 4 गुना ज्यादा, पहले वाले से 4 गुना। क्योंकि कैपेसिटी एप्सिलॉन r की वैल्यू 4 दी, तो पहले क्लियर हो गया, दूसरे वाला 4 गुना ज्यादा। दोनों सीरीज में लगे, C1 × C2/C1 + C2, और टोटल की वैल्यू 4 दी थी। सॉल्व कर लिया हमने, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, C1C2/C1 + C2 से C की वैल्यू आ गई 5, CX भी आ गया 5, CY आ गया 20। S की वोल्टेज में आ जाओ, तो वोल्टेज क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज अगर कम हो गया तो V1 + V2 टोटल वोल्टेज आएगा। सीरीज में तो वोल्टेज ऐड हो जाता है, जो वोल्टेज टोटल दिया था उसके बराबर हो। भाई अगर ये 15 दिया है तो इन दोनों का जोड़ोगे तो 15 ही आएगा ना, सीधा सा। आराम से बंदास होकर पढ़ो, आराम से समझ के करो, सब याद रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इनको बस नोट कर लिया करो कहीं साइड में कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने में बढ़ता है, पोटेंशियल कम होता है, ध्यान रखो, आगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया, आराम से नोट कर लो। मैं एक बार चेक करूंगा सारी चीजें सही दिख रही हैं या नहीं। शाबाश, सभी लोगों को शाबाशी। वंस अगेन बिंदास होकर पढ़ाई कर रहे हो, वाह। चलिए ये हमारा आ ही गया है, अगले पे आ जाते हैं।
इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये इफेक्ट इसका देखेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है। देखो यूं तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बट कभी कभी क्या होता है, दो तीन चीजें अलग से पूछ ली जाती है। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। वेरियस पैरामीटर क्या क्या होंगे, 5 पैरामीटर मैं लूंगा यार, है ना, बता दिया। पहला है बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। हमारे पास एक कैपेसिटर है ऐसा, ध्यान से देखो, डायग्राम समझो, बाकी सब हो जाएगा। ये कैपेसिटर है, ये यहां लगा दी हमने बैटरी ऐसे, और ये लगा दी की ऐसे, ये हो गई की, ये हो गई बैटरी। अब ये कर देखे तो डिस्कनेक्टेड है बैटरी। क्यों डिस्कनेक्टेड है, की ऑन है, ऑफ है, ऑफ है, ऑन का करिए, क्लोज की होती तो कनेक्ट होता। तो ये कैपेसिटर है। अब इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, हम रख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में ऐसे। जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो क्या होगा, किसके साथ बताते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा था तब चार्ज क्या था, तो यहां पहले हम मान लेते हैं लेट, यहां ऐसे लिखते हैं व्हेन, व्हेन ब्रो, व्हेन, वेयर लिख रहा, व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, then जब दोनों प्लेट्स के बीच में, ये पहली प्लेट पॉजिटिव बना लो और ये नेगेटिव ऐसे, ये कैपेसिटर लगेगा, है ना। अब जब इसके बीच में कुछ भी नहीं रखा था डाइलेक्ट्रिक होने, उस समय चार्ज कितना है, Q0, वोल्टेज V0, कैपेसिटेंस C0, और कुछ बच रहा, पोटेंशियल एनर्जी U0, कुछ और भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0। ये कब है, ये कब है, जब उसके बीच में एयर था तब। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रख रहे हैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लेकिन बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब मैंने यहां रखा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे ही रखोगे, चार्ज में क्या चेंज होगा, पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा, एनर्जी में क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज होगा, ये बताना है। इतनी चीजें पूछी जाती है। तो मैं यहाँ एक टेबल जैसा बना देता हूँ, आराम से आप उसको याद रखो, बस उतना ही आता है। एक्सप्लेनेशन में इधर साइड में दूंगा अगले पेज में, ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पर, ये टेबल यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटीज, जो चार्ज बचेगा वो ये है, कितना बचेगा वो बताना है। फिर चार्ज के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ पोटेंशियल, फिर ले लेता हूँ कैपेसिटेंस, और फिर ले लेता हूँ एनर्जी। ये इसको आपको याद रखना है बस। कैसे करेंगे वो देखें, बताऊंगा मैं, एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा कि ऐसा कैसे आया, अभी तो आप ये समझो। पहला, चार्ज कितना होगा, तो चार्ज जो है भाई, यहां से हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखी है, तो चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, मतलब देयर इज नो चेंज इन द चार्ज, मतलब चार्ज हमारा वही का वही रहेगा। भाई जब चार्ज जा ही नहीं रहा है तो वो तो वही रहेगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, अब चार्ज नहीं जा रहा है, फील्ड इसकी 10 थी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे पोलराइजेशन होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। दूसरा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हुआ, ये ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है, जब कभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, जो भी था उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब एनर्जी पे आते हैं, तो एनर्जी में हाफ सी वी स्क्वायर से कर लेता हूं, तो एनर्जी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर यानी कि के टाइम्स एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन जो है, जो पूछे जाते हैं वो अगले पेज में बताते हैं। ये आपको पहले तो याद करना है, टेबल कैसे आया वो समझते हैं। देखो सबसे पहले चार्ज Q becomes Q0 because बैटरी जब कनेक्ट ही नहीं है भाई साहब, तो वो तो यही रहेगा डिसकनेक्टेड। बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है तो Q तो हमारा वही रहेगा। दूसरा कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू Q/V। ये एक्सप्लेनेशन है ना, पूछेगा जस्टिफाई करो तो ऐसे जस्टिफाई करो, Q/V। तो Q तो हमारा Q0 के बराबर ही है, और V क्या है, V0 हमारा, V क्या है, देखो V क्या है, कम हुआ। तो भाई वोल्टेज अगर कम हुआ है तो V की जगह V0/K लिख सकते हैं। तो वोल्टेज हमारा कम हुआ है तो मैंने लिखा V0/K। तो ये K ऊपर आ गया, तो K बचा क्या, Q0/V0। ऐसा वोल्टेज कम हुआ, V की जगह V0/K। अब अगर देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स, अब Q/V को क्या लिखते हैं, C, कैपेसिटेंस हो गया। तीसरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, क्या पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू V/D, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस होता है फॉर्मूला। पोटेंशियल कितना हुआ, तो पोटेंशियल तो हुआ V0/K, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस रहेगी, तो भाई K को छोड़ दो, V0/D को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E0। ये भी हो गया। तीसरे पे आ जाओ, अगला चौथा पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी, ये इनके जस्टिफिकेशन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ को हाफ लिखा, C कितना हो गया, C हमारा हो गया K टाइम्स C0। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और V कितना हो गया, तो V हो गया हमारा V0/K स्क्वायर। तो ये आ गया U इक्वल टू हाफ C0 V0 स्क्वायर। अब एक K से एक K कट हो गया, तो नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा, K। तो ये आ गया U इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, U0, और नीचे क्या है, ये है रिजल्ट हमारा। पोटेंशियल पूछ रहा है तो पोटेंशियल भी लिख लो। लो भाई चौथा है, पांचवा अगला वाला ध्यान रखेंगे। मान लो पोटेंशियल पूछा तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू Q/C, ऐसे लिखो। यही आगे पीछे घुमाने हैं गोल गोल, है ना। Q कितना हुआ था, Q तो Q0 ही है, सेम है। प्लेन कैपेसिटेंस कितना हुआ, K टाइम्स C0। Q/C को क्या लिखते हैं हम लोग, Q/C को क्या लिखते हैं, V, और K नीचे का। ये पोटेंशियल भी कम हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो रही, पोटेंशियल भी कम हो रहा, और V स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। बस देख लो एक बार, चेक कर लो सारी चीजें। मैंने हाफ C V स्क्वायर लिखा था, V हमारा क्या है, V हमारा, हाँ ये गलत लिखा हमने, ये गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, ये कम हो रहा था ना भाई साहब, हाफ C V स्क्वायर K ऐसे नीचे डिवाइड होगा। पोटेंशियल एनर्जी कम हुई थी, देखो ध्यान नहीं दिया हमने, हाँ जस्टिफिकेशन पकड़ में आ गया, नहीं तो रह जाता अभी, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिफिकेशन पूछा जाता है और टेबल से डायरेक्ट भी आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। दूसरा इसी का, अगर मैं बैटरी को कनेक्ट करके रखता तो क्या होता, ये होता, बैटरी को अगर मान लो मैं, इसी में सेम वही केस है, बस बैटरी हमारी कनेक्ट है, मैंने क्या किया, ये कैपेसिटर बनाया ऐसे, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से ऐसे, ये लगा दी थी। अभी इसका जो कैपेसिटेंस है, अभी ऐसे लगा, ये हो गया प्लस प्लस प्लस, ये हो गया माइनस।
अभी जो हम लोग डेटा ले रहे हैं वही वाला वापस से डेटा लेंगे। कौन सा? वापस से वही डेटा, कौन सा लिया था? तो लेट नहीं व्हेन, दोनों बार कंफ्यूजन चल रहा है। लैंग्वेज लिखने का तरीका आप कैसे भी लिख सकते हो ना। व्हेन देयर इज एयर, ऐसे लिखो, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में एयर है, कैपेसिटर प्लेट, देन चार्ज कितना रहेगा Q0, पोटेंशियल कितना V0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E0, कैपेसिटेंस C0, पोटेंशियल एनर्जी U0, ये ध्यान रखना है। अब मैंने क्या किया, यहां पर बैटरी को कनेक्ट किया और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को यहां अंदर रख दिया ऐसे। लो, बैटरी कनेक्टेड है और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दिया। मतलब जब ये बैटरी कनेक्ट थी उस समय कैपेसिटेंस जो था वो ये था, ये सारा डेटा है। कब? जब बैटरी कनेक्ट थी। अब बैटरी कनेक्ट ही थी, मैंने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। जैसे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, अब क्या किसके साथ होगा देख लेते हैं। ये बनाया एक पहला चार्ज है, अरे यार ये मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। पहला चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा पोटेंशियल, चौथा कैपेसिटेंस, पांचवा एनर्जी। ये देखो, अब यहां पर वैसे टेबल याद कर लेंगे, अब इसको भी समझेंगे आगे ऐसा क्यों हुआ। ये चलो, चार्ज क्या होगा भाई साहब, जब बैटरी कनेक्ट है तो चार्ज तो कंटिन्यू सप्लाई होता जाएगा, और चार्ज अगर सप्लाई होता जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, K टाइम्स पहले वाले का, मतलब चार्ज हमारा बढ़ेगा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अगर बैटरी कनेक्ट है तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्रॉस है उतना यहाँ मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। भाई अगर बैटरी कनेक्ट है तो जितना वोल्टेज यहाँ उतना वोल्टेज यहाँ, अगर वोल्टेज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, वोल्टेज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो वोल्टेज सेम, दोनों एक जैसा होगा। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बढ़ेगी। ये ध्यान रखो। कैसे आया जस्टिफाई करते हैं, आप आराम से देखो, टेबल बना ली। अब इसको जस्टिफाई कर लेते हैं आया कैसे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। अगर यहाँ सबसे पहला हमने ले लिया चार्ज, चार्ज को लिखा मैंने Q को लिख सकता हूं Q इक्वल टू सी वी, ऐसा। C कितना होगा, C तो हमेशा बढ़ता है भाई साहब, तो K टाइम्स C0 हमेशा बढ़ता है, याद रखिए। V कितना है, तो V तो हमारा वही है V0, मतलब कितना आया, तो K टाइम्स C0 V0, मतलब K टाइम्स C इंटू V को क्या बोलते हैं, Q। चार्ज हमारा बढ़ गया। सेकेंड नंबर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू V बाई डी, कितना होता है, V बाई डी। पोटेंशियल कितना है, सेम है, तो पोटेंशियल को वही लिखा और D को D लिखा, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई। तीसरे पे आओ, कैपेसिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। वही फॉर्मूले गोल गोल घुमाने हैं, नया कुछ भी नहीं है। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V। Q कितना हुआ, तो Q हुआ K इंटू Q0, और V तो हमारा V0 है ही, V में कोई चेंज ही नहीं आया। K को K लिखा, ये बचा क्या, Q0 बाई V0, और Q बाई V को क्या लिखते हैं, C। एयर पे है, एयर का लिख दिया भाई। ये मीडियम वाला फॉर्मूला है, मीडियम के लिए, मीडियम के लिए, मीडियम के लिए। अब इनकी वैल्यू रखी हमने एयर के टर्म्स में। अगला देखो, पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ को हाफ लिखा, सी कितना हुआ, K टाइम्स C0 हुआ, कैपेसिटेंस तो बढ़ा, और वोल्टेज कितना हुआ, वोल्टेज सेम था, तो इसको लिख दिया U इक्वल टू, K को अलग कर लो, बाकी जो बच रहा कितना बच रहा, हाफ C0 V0 स्क्वायर, मतलब U कितना आया, K टाइम्स U0, पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी का K टाइम्स, ये भी हो गया। एक लास्ट बचा, पोटेंशियल देख लेते हैं।
पोटेंशियल कितना हुआ, पोटेंशियल V इक्वल टू Q बाई C लिख लो, Q इक्वल टू C की तो V इक्वल टू Q। Q कितना हुआ, K टाइम्स Q0 हुआ, C कितना हुआ, C हमारा कितना हुआ, K टाइम्स C0। कैपेसिटेंस तो बढ़ा था ना और चार्ज भी बढ़ रहा था, K से K कट हो गया, क्या बचा Q0 बाय C0। और Q बाय C को क्या लिखते हैं, V। मतलब पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है K टाइम्स, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता ही है K टाइम्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी और चार्ज हमारा बढ़ेगा। तो ये आप एक्सप्लेनेशन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से इस बार सीबीएसई में आएगा। आप इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रख, किसकी लिस्ट में रखो भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखो। मैं जब भी आप लोगों को पेपर एक लास्ट में जब भी लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे सारे, ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं उसमें 2 पेपर या 1 पेपर रखूंगा, उस पेपर को अच्छे से कर लेना। हो सकता है उसमें पैटर्न मिल जाए, कोई गारंटी नहीं लेता मैं, मिल सकता है पैटर्न, सिर्फ पैटर्न के बारे में बोल रहा है ना, तो उस पैटर्न का मिल जाए बहुत अच्छा बात। थैंक यू सभी लोग, जितने लोग भी लेक्चर देख रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये कोई मास्टर पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ाता थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेता, तो आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और पढ़ना शुरू करें सिस्टमेटिक तरीके से। सितंबर चल रहा है, खत्म होने आया अभी सितंबर में रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ये नहीं कि आप दिसंबर में देखो बोलो मास्टर पागल हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो मेरा आता रहे। और अपडेट के लिए कोई अगर अपडेट या कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना रहता है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो या मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हो, उसमें आराम से आप मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, बराबर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सभी लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।